नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है कहानी मक्खी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। शाम का धुंधल का घिराया था। पार्क में अच्छी खासी भीड़ थी। हेमंत और रजनी बहुत मुश्किल से एकांत तलाश पाए थे। गुलमोहर के एक पेड़ के नीचे हेमंत रजनी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। दोनों की ही आंखों में भविष्य के सपने जगमगा रहे थे। अचानक हेमंत उठ बैठा। चंद पलों तक रजनी की आंखों में झांकने के बाद उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रजनी के पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने अपना सिर हेमंत के कंधों पर टिका दिया। हेमंत ने अपने दाहिने हाथ से रजनी के सिर को सहलाया, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर उसके गालों पर चुंबन अंकित कर दिया। रजनी की पलकें लाश से बोझिल हो उठीं और होठ कपकपाने लगे। हेमंत ने उसके चेहरे पर छाई रक्तिम आभा को निहारा, फिर अपने होठ उसके अधरों की ओर बढ़ाए। अभी नहीं। रजनी ने अचानक अपनी हथेली को होठों पर रख लिया और छिटक कर दूर हो गई। क्या हुआ? हेमंत ने पूछा। यह ठीक नहीं है, रजनी ने कहा। क्या ठीक नहीं है? हेमंत ने रजनी को अपने करीब खींचते हुए कहा। सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कल तुम्हारे मम्मी डैडी आ रहे हैं, परसों हमारी मंगनी है। अब मैं कोई पराया नहीं रहा। मैंने तुम्हें कभी पराया माना ही नहीं, लेकिन शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है। रजनी खड़ी हो गई और कपड़े झाड़ते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए, वरना देर होने पर वार्डन नाराज होगी। हेमंत भी खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के चिन्ह छाए हुए थे। बिना कुछ कहे वह पार्क के गेट की ओर चल दिया। रजनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हेमंत ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। पार्क के बाहर हेमंत की कार खड़ी थी। रजनी के बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर तनाव छाया हुआ था। बिना कुछ कहे वह कार ड्राइव कर रहा था। रजनी से हेमंत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक मोड़ पर मुड़ते ही उसने तेज स्वर में कहा, हेमंत, कार रोको। अब क्या हुआ? हेमंत ने झल्लाते हुए ब्रेक लगा दिए। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही अमानत है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शादी से पहले वर्जनाओं को तोड़ना उचित है तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो। मैं ना नहीं करूँगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रजनी ने अपने सिर को सीट से टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। हेमंत ने रजनी के चेहरे की ओर देखा। उसके होठ थरथरा रहे थे और पलकों की कोर से आंसुओं की धार बह निकली थी। हेमंत ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कांपते स्वर में बोला, रजनी, मुझे और नीचे मत गिराओ। मैं अपनी करनी पर वैसे ही शर्मिंदा हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो? रजनी का स्वर भी कांप उठा। वहीं जो सच है। हेमंत ने रजनी के हाथों को चूमा, फिर उसे मजबूती से थपथपाते हुए बोला, अब तक मैं केवल तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब उस प्यार में श्रद्धा भी शामिल हो गई है। हेमंत, रजनी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाते हुए हेमंत की ओर देखा। हाँ रजनी, हेमंत ने उसे आश्वस्त किया। उसकी आंखों में प्यार का सागर लहरा रहा था। आई लव यू हेमंत, आई लव यू। रजनी हेमंत के हाथों को चूमने लगी। मेम साहब, यह सड़क है, लोग हमारी लव स्टोरी को देख रहे हैं। हेमंत ने टोका तो रजनी ने हड़बड़ाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। हेमंत ने एक बार फिर कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर छाया तनाव समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर एक अजीब सी तृप्ति के भाव छाए हुए थे। रजनी को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद वह अपनी कोठी में आ गया। हेमंत के पिता दिलीप रॉय की गिनती शहर के प्रमुख कारोबारियों में होती थी। सिविल लाइंस में 10,000 स्क्वायर फीट मीटर में उनका शानदार कोठी थी। हेमंत MBA फाइनल ईयर का छात्र था। रजनी उसकी सहपाठनी थी। कॉलेज में हुई पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साल बीतते बीते दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। कुछ दिन पहले हेमंत ने रजनी की मुलाकात अपने मम्मी डैडी से करवाई थी। उन्होंने पहली नज़र में ही बेटे को पसंद कर लिया था। रजनी के पापा बिमल कुमार और मम्मी सुनैना बेंगलोर की एक IT कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। दिलीप राय ने उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन दोनों से बात की तो वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। रजनी ने हेमंत और उसके परिवार के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा था। दोनों परिवार की रजामंदी से सगाई की तारीख निश्चित हो गई। कल सुबह की फ्लाइट से बिमल कुमार और सुनैना यहाँ आ रहे थे। बिमल कुमार और सुनैना की फ़्लाइट सही समय से आ गई थी। वे लोग किसी अच्छे होटल में रुकना चाहते थे,
लेकिन हेमंत की मम्मी राधिका उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कोठी में बने गेस्ट हाउस में लिवा लाई। उन्होंने रजनी को भी वहीं बुलवा लिया था। थोड़ी ही देर में दोनों परिवार ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। राधिका ने बाजार जाकर रजनी को अपने पसंद की साड़ी और जेवर दिलवाए। वे अपनी चांद जैसी बहू को चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत देखना चाहती थी। हेमंत के मम्मी डैडी का प्यार देखकर रजनी निहाल हुई जा रही थी। दिलीप रॉय ने मंगनी की पार्टी शहर से 20 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस पर रखी थी। अगले दिन शाम 5 बजे एक बड़ी गाड़ी से सभी लोग फार्म हाउस की ओर चल दिए। सभी बहुत खुश थे। शहर खत्म होते होते ही गन्ने के खेत शुरू हो गए थे। अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारे। क्या हुआ साहब? वह सड़क पर कोई आदमी पड़ा है, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गन्ने के खेत से 4 आदमियों ने निकलकर गाड़ी को घेर लिया। सभी के हाथों में रिवाल्वर चमक रहे थे। इस बीच सड़क पर पड़ा आदमी भी उठकर खड़ा हो गया था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? दिलीप राय ने कांपते स्वर में पूछा। हम कौन हैं ये जानकर क्या करोगे? एक लुटेरा हल्का सा हंसा, फिर सख्त स्वर में बोला, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। वह लुटेरा सबका सरदार मालूम पड़ रहा था। दिलीप राय, विमल कुमार और हेमंत ने अपने अपने पर्स निकालकर उसे सौंप दिए। उसने पर्स अपने साथियों की ओर उछाल दिए, फिर सुनैना और राधिका की ओर रिवाल्वर लहराते हुए गुर्राया, चलो तुम लोग भी अपने जेवर उतारो। दोनों ने हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरे का सेट पहन रखा था। उन्हें उतारकर लुटेरे को पकड़ा दिया। रजनी के गले में हल्की सी सोने की चैन और कानों में टॉप्स थे। उसने भी बिना कुछ कहे उन्हें उतार दिया। उस लुटेरे के इशारे पर उसके साथियों ने सबकी तलाशी ली तो करीब 45,000 रुपये और मिल गए। उन्हें आंखों से तोलते हुए एक लुटेरे ने कहा, उस्ताद मज़ा नहीं आया, इतनी मेहनत की और कोई ख़ास माल हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, इस खास माल को लिए चलते हैं, पूरा मज़ा आ जाएगा। उस लुटेरे ने कहकहा लगाते हुए रजनी की कलाई थाम ली। ए मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, विमल कुमार चिल्ला पड़े। चुप, उस लुटेरे ने रिवाल्वर विमल कुमार के मुंह में घुसा दिया और दांत भींचते हुए बोला, अगर किसी ने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। रजनी रोती चिल्लाती रही, लेकिन लुटेरों ने उसे ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया। जब वे उसे गन्ने की खेत की ओर घसीटने लगे तो वह सिसकते हुए बोली, तुम सारे पुरुष जालिम होते हो, मुझ जैसी एड्स की मरीज पर भी जुर्म ढालने से बाज नहीं आ रहे हो। ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एड्स? उस लुटेरे की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसने घबराकर रजनी की कलाई छोड़ दी। तुम्हें एड्स है? दूसरे लुटेरे ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। हाँ, साल भर पहले तुम जैसी ही किसी मेहरबा ने यह तोहफा दिया था जिसे मैं ढो रही हूँ। चाहो तो तुम मेरा दुख बांट सकते हो, रजनी ने सिसकियाँ भरते हुए कहा। नहीं, वह लुटेरा घबराकर पीछे हट गया। चारों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ओर देखा और फिर रजनी को वहीं छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गए। रजनी तीर की तरह विमल कुमार की ओर लपकी। उन्होंने उसे गले से लिपटा लिया, फिर उसका माथा चूमते हुए बोले, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। पापा, खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रजनी फपक पड़ी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम बच गई। सुनैना ने भी रजनी के ऊपर आशीर्वादों की बौछार कर दी। हेमंत सामने आया। रजनी मम्मी का हाथ छोड़ हेमंत के सीने से लिपट कर रो पड़ी। उसके आंसू हेमंत की कमीज भिगोने लगे। बिना कुछ कहे वह रजनी की पीठ सहलाने लगा। यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी दिलीप राय का गंभीर स्वर गूंजा। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। रंग में भंग होने से वातावरण काफ़ी गंभीर हो गया था। सभी खामोश बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। 10 किलोमीटर का बचा हुआ सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था। सबका सामान दूसरी गाड़ी से पहले ही फार्म हाउस पहुँच चुका था। रजनी और उसके मम्मी पापा का सामान एक कमरे में रखवा दिया गया। वे लोग तैयार होने के लिए उसमें चले गए। दिलीप रॉय पार्टी के लिए ज़बरदस्त तैयारी किए हुए थे। पूरा फार्म हाउस रंगीन रोशनी से नहा रहा था। लॉन में लगाए गए खूबसूरत फुब्बारों से रूमानियत कुछ और बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में मेहमान पहुंचने लगे, जिससे गहमा गहमी शुरू हो गई।
फार्म हाउस लोगों के कहकहों से गूंजने लगा। रजनी को जैसे नई जिंदगी मिली थी, इसलिए सुनैना उसे अपने हाथों से तैयार कर रही थी। उनकी आंखों में बेटी के लिए स्नेह उमड़ पड़ रहा था। तैयार करने के बाद उन्होंने रजनी की ओर देखा। वह किसी अप्सरा सी खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। सुनैना ने मुस्कुराते हुए हेयर क्लिप से छुआकर रजनी के माथे पर काजल का हल्का सा टीका लगा दिया। सुनैना, बाहर खामोशी क्यों छा गई? तभी बिमल कुमार ने आशंकित स्वर में पूछा। हाँ, अभी तक तो काफ़ी शोरगुल था, लेकिन अचानक सब चुप हो गए हैं। देखी ना क्या बात है। सुनैना का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। बिमल कुमार कमरे से बाहर निकले। हेमंत के परिवार और 2-4 नौकरों के अलावा उन्हें कोई और नहीं पहचानता था। उन्होंने इधर उधर देखा। हॉल में मेहमानों की भीड़ जमा थी, पर सभी धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। भाई साहब, क्या बात हो गई? बिमल कुमार ने आगे बढ़कर एक आदमी से पूछा। पार्टी कैंसिल हो गई है, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? बिमल कुमार का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उस आदमी के चेहरे पर भी खिन्नता के चिन्ह उभर आए। बिमल कुमार का दिमाग चकराने लगा। उन्होंने दीवार का सहारा न लिया होता तो शायद गिर ही पड़ते। चंद पलों बाद उन्होंने अपनी उखड़ी सांसों को नियंत्रित किया और पास रहे एक नौकर से पूछा, दिलीप साहब कहाँ हैं? उस कमरे में। नौकर ने एक कमरे की ओर इशारा किया और तेजी से बढ़ गया। बिमल कुमार लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़े। आधा रास्ता तय करने के बाद कुछ सोचकर वे रुक गए और अपने कमरे की ओर लौट पड़े। क्या हुआ? सुनैना ने पति के उतरे हुए चेहरे को देखते ही पूछा। तुम 1 मिनट के लिए बाहर आओ। बिमल कुमार ने दरवाजे पर खड़े खड़े इशारा किया। सुनैना के बाहर आते ही वो कांपते स्वर में बोले, सगाई की पार्टी कैंसिल हो गई है। किस लिए? सुनैना का सर्वांग कांप उठा। शायद आने वाले खतरे का उसे आभास हो गया था। पता नहीं, चलो समधी साहब से पूछते हैं। बिमल कुमार हताशा से भर उठे। मन में आशंकाओं का तूफान लिए दोनों दिलीप राय के कमरे की ओर बढ़े। वहां दिलीप राय, राधिका और हेमंत सोफे पर बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर तनाव छाया हुआ था। बिमल कुमार और सुनैना को देखकर किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? बिमल कुमार ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। गलती आपसे नहीं, बल्कि आपकी बेटी से हुई है, दिलीप राय ने धीमे स्वर में कहा। कैसी गलती? बिमल कुमार का स्वर बुझे दिया सा कांप उठा। उसने सबके सामने कबूला था कि उसे एड्स है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कैसी गलती? राधिका का चेहरा तमतमा उठा। लेकिन बहन जी, उस बेचारे ने तो खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था। सुनैना ने बात संभालने की कोशिश की। कौन जाने सच क्या है? दिलीप रॉय ने गहरी सांस भरी, फिर सख्त स्वर में बोले, ड्राइवर ने अब तक दूसरे नौकरों को पूरा किस्सा बता दिया होगा। थोड़ी ही देर में पूरे शहर में खबर फैल जाएगी। इस बदनामी के बोझ को लाद कर तो हम यह रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन इस बदनामी से तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी उसके आप स्वयं साक्षी रहे हैं। उसने तो अपनी अक्लमंदी से अपनी ज़िंदगी और हम सबकी इज्जत बचाई है। उसे इस तरह मत ठुकराइए। बिमल कुमार का स्वर भर्रा उठा और उन्होंने दिलीप रॉय के आगे अनुनय करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। रुक जाइए डैडी, मेरी खातिर खुद को इतना छोटा मत बनाइए। तभी रजनी ने पीछे से आकर उन्हें थाम लिया। कमरे के बाहर से ही उसने सारी बातें सुन ली थी। मदद की आस से उसने हेमंत की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो तो प्रतिक्रियाहीन सा ही बैठा रहा। रजनी ने एक गहरी सांस भरी, फिर दिलीप रॉय की ओर मुड़ते हुए बोली, अंकल, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं अपना HIV टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। उससे क्या होगा? अग्नि परीक्षा तो सीता ने भी दी थी, फिर भी लोगों का मुंह तो बंद नहीं हुआ था। हम तो मामूली लोग हैं, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? हमें तुम माफ़ी कर दो। राधिका ने जैसे 2 टूक फैसला सुनाया। अपमान और बेबसी से रजनी की आंखें भर आईं। मदद की आस में उसने हेमंत की ओर दोबारा नज़र उठाई, पर वो खामोशी बैठा रहा। हेमंत की खामोशी पर रजनी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह सधे कदमों की ओर आगे बढ़ी और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हेमंत, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी मेरी पवित्रता पर भरोसा नहीं है? मम्मी डैडी ने मुझे पाला पोसा है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। हेमंत ने आंखें झुका ली। वह रजनी की आंखों की ताब न सह सका। तो क्या तुम्हारी कस्में और प्यार के वादे झूठे थे हेमंत? रजनी के सुर में कंपन था। कुछ भी झूठ नहीं था।
मगर मैं जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगल सकता। हेमंत झल्लाते हुए खड़ा हो गया। मक्खी? अपमान और पीड़ा से रजनी का स्वर भीग गया। उसे अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके कानों ने सुना है वो सच नहीं है, और हेमंत अभी उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार भरे स्वर में कहेगा कि मेरा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन सच तो अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ सामने खड़ा था। वह चंद पलों तक हेमंत के चेहरे को अपलक देखती और तोलती रही, फिर अचानक फट पड़ी। तुम पुरुष हर युग में एक जैसे ही रहे हो। सीता हो या अहिल्या, परीक्षा हमेशा नारी को ही देनी पड़ती है, फिर भी वह शापित ही रहती है। लेकिन मिस्टर हेमंत राय, अब जमाना बदल चुका है। यदि मुझे वनवास मिला तो उसे मैं अकेले नहीं भोगूंगी, तुम्हें भी मेरे साथ वनवास भोगना होगा। शोर सुनकर दरवाजे पर मेहमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रजनी ने उन पर एक उचटती हुई निगाह डाली और फिर राधिका की ओर मुड़कर चीखते हुए बोली, मुझे एड्स है आंटी, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि यह मुझे उपहार किसने दिया? राधिका को कोई जवाब नहीं सूझा। उन्हें रजनी की इस रूप की कल्पना ही नहीं थी। रजनी ने घृणा भरी दृष्टि से हेमंत की ओर देखा, फिर उसकी ओर हाथ उठाकर चीख पड़ी, मैं तो गंगा की तरह पवित्र थी, लेकिन आपके इस लाडले ने मेरे साथ मुंह काला किया है। आज जो मैं कुछ हूँ इसी के कारण हूँ। मुझे एड्स का तोहफा भी इसी ने दिया है। रजनी, हेमंत को सांप सूख गया। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने सरे बाजार नंगा कर दिया हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपना भावना शून्य चेहरे को लेकर रजनी पीछे पलटी और बिमल कुमार का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा चलिए यहाँ से, पत्थर की इन मूर्तियों के बीच हमारा कोई काम नहीं है। बेटी के सधे कदमों को देख बिमल कुमार के डगमगाते कदम संभल गए। उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी का हाथ मजबूती से थामा और कमरे से बाहर निकल पड़े। उन्हें देखकर भीड़ काई की तरह कटने लगी। किसी में भी उन्हें रोकने का साहस न था, और हेमंत पत्थर की सी मूर्ति सा जड़वत अपलक अपनी ज़िंदगी को दूर जाते हुए देख रहा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।